अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं नवंबर 2012 का ये पेपर है। मैं आज आपको नवंबर 2012 का पेपर सोल्व करवाऊंगा। चलो देखते हैं इसी के साथ। उम्मीदवार मंदरजा झील हिस्से के सवालों के जवाब सिर्फ तभी दे अगर उन्होंने ज़बान 1 का ऑप्शन उर्दू चुना हो। अगर ज़बान 1 जो भाषा 1 है अगर वो उनकी उर्दू है तो ही वो इस सवालों के जवाब दे सकते हैं। तो हिदायत दी गई है यहाँ पे, दर्ज झेल सवालों के दिए गए मुतबादिल जवाब में से सही जवाब का इंतखाब कीजिए। अब यहाँ पर जो सवाल दिए गए उनमें से हमको मुतबादिल का जो सही मुतबादिल होगा वो पसंद करना होगा। चलो देखते हैं इसी के साथ। सवाल नंबर 91 यानी 91, एक आमोज़गार के बोलने की महारत के लिए आवाज़ का सिलसिला किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। एक आमोज़गार यानी जो बोलने की महारत को सीख रहा है उसकी आवाज़ का सिलसिला हम किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो नंबर 1, बोलने की सरगर्मी के साथ बामकसद इमला लिखवाना। तो लिखवाने से यहाँ कोई इरादा नहीं है क्योंकि हम लिखवाने से कोई मतलब नहीं सीख रहे। नंबर 2, कार्टून और दूसरी बसरी अशिया का इस्तेमाल की मदद से उनके इर्द गिर्द बोलने की सरगर्मियाँ कराना। तो ये भी नहीं होगा क्योंकि बोलने की सरगर्मियाँ से कार्टून और बशरी अशिया दिखाकर कोई भी मतलब मकसद हासिल नहीं होता है। नंबर 3, तुलबा से चीज़ों के मुताबिक उनके सामने पेश की गई कहानी की हकीकत मालूम करना। तो तुलबा से चीज़ों के मुताबिक हकीकत बयान करने में वो इतने मशहूर या माहिर नहीं हो सकते। तो इसलिए रिकॉर्ड की गई आवाज़ों को सुनने के बाद तुलबा से कहानी की शक्ल में बयान करने के लिए कहना, यही इसका सही जवाब है। चलो बढ़ते हैं 92 की ओर। 3 ज़ीली महारतों का किसी एक मौजू के ज़रिए जांच करना। यानी 3 ज़ीली महारतें जिसका किसी एक मौजू के ज़रिए जांच करना है। नंबर 1, लहज़ा, आवाज़ की खूबी, रफ्तार। 2, आवाज़ की खूबी, स्टाइल, बोलने वाले की मौजूदगी। 3, बोलने वाले की मौजूदगी, लहज़ा, हवाला। 4, हरकत व सकनात, बोलने वाले की ज़ाहिरी शक्ल। तो इसका सही जवाब होगा लहज़ा, आवाज़ की खूबी और रफ्तार। देखो भाई, अगर इंसान बोल रहा है, उसकी किसी बोलने की महारत है तो उसका लहज़ा बराबर होना चाहिए, आवाज़ की खूबी अच्छी होनी चाहिए और रफ्तार में उतार चढ़ाव यानी धीरे ज़ोर से बोलने की महारत होनी चाहिए। सवाल नंबर 93, उर्दू ज़बान की महारत हासिल करने के लिए नामुवाफिक हालत वो है जहाँ एक नामुवाफिक हालत यानी नामुमकिन हालत, ऐसी हालत जो बिल्कुल भी मुमकिन ना हो, ऐसी हालत को हमको पता करना है। तो नंबर 1, क्लास में उर्दू ज़बान बोलने की ममानियत हो, यानी क्लास में उर्दू ज़बान बोलने का मना हो, तो ये तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। नंबर 2, घर में बिल्कुल उर्दू नहीं बोली जाती हो, तो ये भी कोई लेन देन नहीं है इसका। नंबर 3, उर्दू तक तुलबा की रसाई का ना होना। और चौथा है, हिंदी मादरी ज़बान राब्ते की ज़बान है, तो इसका सही आंसर है उर्दू तक तुलबा की रसाई का ना होना। ये ऐसी हालत है जो बिल्कुल नामुवाफिक हालत है ना। इसी के साथ बढ़ते हैं 94, इदराकी अंदाज़ किससे बनता है। इदराकी अंदाज़ जो होता है वो किससे बनता है। तो नंबर 1, तौज़ी लफ्ज़ी। नंबर 2, बराह रास्त बिलवास्ता। नंबर 3, जायज़े पर मबनी, जायज़े पर आज़ादी। और नंबर 4, मुकाबला जाती मावन। तो इसका सही आंसर होगा नंबर 3, जायज़े पर मबनी और जायज़े की आज़ादी, यानी जायज़े पर मबनी होना चाहिए और जायज़े की आज़ादी होनी चाहिए, उसका कैसा भी जायज़ा हो। 95, पूछताछ पर मबनी आमोजिश का मतलब है। जो पूछ पड़छ करते हैं उससे मबनी आमोजिश का क्या मतलब होता है। तो देखेंगे, मानती निसाब कौमी निसाब की तरह होता है। तो दूसरा देखते हैं, एक हिदायती हिकमत अमली जिसमें तुलबा बाहमी ताउन से मसाइल को हल करें और जिससे उनके तजुर्बात ज़ाहिर हो। तो यही इसका बिल्कुल सही आंसर है। पढ़कर ही मालूम हो जाता है कि इसका सही आंसर क्या है, क्योंकि देखो मतन याद करना ये बिल्कुल भी नहीं हो सकता। मतन को याद करना, एक थ्योरी जिस पे नज़रिया डालना, ये भी याद करने पर मुवस्सिर है। और निसाब की तरह होता है, ये किसी की तरह नहीं होना चाहिए, अपना एक तजुर्बात ज़ाहिर होना चाहिए कि ये कुछ बता रहा है। नंबर 96,
ज़बान की आमोजिश के दौरान एक नाजुक वक्त होता है। अगर ज़बान सीख रहे तो उसके वक्त एक नाजुक दौरान क्या होगा, एक नाजुक सा वक्त क्या होगा। नंबर 1, क्लास में तफ़हीम की जांच से पहले का वक्त, तो पहले का वक्त इतना ज़रूरी नहीं है। नंबर 2, किसी ज़बान का मंसूबा तैयार करने का सबसे अच्छा वक्त, तो वक्त से कोई लेन देन नहीं है। हमको बताना है ज़बान की आमोजिश के दौरान एक नाजुक लम्हा, तो वो नाजुक लम्हा होता है कि एक ख़ास वक्त जब तलबा अमली ज़बान का इस्तेमाल करने से दूर हो जाते हैं। ये एक नाजुक लम्हा है कि भाई कि एक ख़ास वक्त जब तलबा अमली ज़बान का इस्तेमाल करने से दूर हो जाते हैं, तो ये एक नाजुक लम्हा है कि हम उनको उसी की तरफ वापस लाए। 97, एक खुलासा लिखने के लिए 2 महारतें ज़रूरी है। वो है, एक खुलासा लिखने के लिए कौन सी 2 महारतें ज़रूरी है। तो नंबर 1, मतन को अपने अल्फाज में दोबारा लिखना, मुतरादिफ अल्फाज का इस्तेमाल करना। दोबारा लिखना बिल्कुल भी नहीं। दोबारा क्यों लिखना है, क्योंकि हमको उसको एकदम बेहतर तरीके से बताना है। नंबर 2, मतन के बड़े और छोटे नुकात की शनाख्त करना और मरकज़ी ख़याल को पेश करना। जो उसका मरकज़ी ख़याल है, किसके लिए हम वो कर रहे हो, मरकज़ी ख़याल सामने आना चाहिए। यही एक खुलासावार महारतें हैं। ये 2 महारतें होनी चाहिए। मतन में बड़े छोटे नुकात का इस्तेमाल होना चाहिए, जैसे हम पैराग्राफ छोड़ते हैं अगर लिखते समय तो ये होना चाहिए। और मरकज़ी ख़याल यानी किस कहानी का बुनियादी मकसद क्या है, वो तुलबा के सामने पेश होना चाहिए। 97, 98, जब एक तालिब इल्म को ज़माने की किस्मों को समझने में दुश्वारी हो तो उसका इतराक कैसे करेंगे। अगर एक तुलबा को ज़मानों की जो किस्में होती है, जैसे पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, जैसे हम बोलते हैं ज़माने हाल, ज़माने माजी, ज़माने मुस्तकबिल, तो वो समझने में दुश्वारी हो रही है तो तुलबा को क्या करना चाहिए। तो नंबर 1, तुलबा खुद जुमले बनाए और टीचर उनकी इस सरगर्मी में मदद करे। तो तुलबा खुद जुमले नहीं बना सकते क्योंकि उनको समझ में ही नहीं आ रहा है। नंबर 2, तुलबा को क्लासरूम के बाहर भी जुमलों की शनाख्त की बुनियाद पर मश्क करवाना। मश्क करवाने से कोई फ़ायदा नहीं होगा जब तक कि उनको समझ में ना आएगा। नंबर 3, असल ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ हालात की मदद से मश्क करवाना। तो यही इसका सही आंसर है कि हकीकी ज़िंदगी में जैसे मैं जा रहा हूँ, मैं कल जाऊँगा, ऐसे हकीकी ज़िंदगी से बताएंगे उनसे, तो ये बिल्कुल भी सही तरीके से वो सीखेंगे। नंबर 99, मुसलसल और जामाए तायीन कद्र CCE की तारीफ़ है। जो CCE है, जो महारत से बच्चे की हम मुकम्मल जांच करते हैं, तो उससे क्या होगा कि भाई नंबर 1, तुलबा मुख्तलिफ़ सरगर्मियों से लुत्फ़अंदोज़ हो सकेंगे, तो लुत्फ़अंदोज़ कराना ये हमारा मकसद नहीं है। नंबर 2, ज़्यादा तालीमी दबाव डाला जा सकता है, तो ये भी नहीं, कोई तालीमी दबाव नहीं डालना है। तुलबा पर टीचर का ज़्यादा कंट्रोल हो सकेगा, कंट्रोल करके बच्चों को क्या हासिल होगा। नंबर 4, तुलबा की मुसलसल जांच होगी कि भाई ये अभी कितना सीख रहा था, आने वाले कल में कितना सीखेगा, इससे पहले कितना सीख रहा था, तो यही इसका असल मकसद होता है। नंबर 100, तख्लीकी मुताल्ला मिसालें हैं। तख्लीकी जो मुताल्ला होता है उसकी मिसालें क्या है। तो नंबर 1, मौजू से मुताल्लिक इंटरनेट से मालूमात हासिल करने की कोशिश करना, यानी इंटरनेट से मालूमात निकालना, ये तख्लीकी मुताल्ला है। या नंबर 2, मुख्तलिफ़ नज़रियात से ड्रामाई किरदार निभाना और दोबारा लिखवाना। तो तख्लीक यानी खुद की अंदर की खूबी को बाहर निकालने के लिए ये सबसे बेहतर जवाब है। उसके बाद इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। सरसरी नज़र डालना क्या है, यानी हम पढ़ते पढ़ते अचानक नज़र डालते हैं तो उसका मकसद क्या है कि गैर ज़रूरी चीज़ों को छोड़ते हुए ख़ास चीज़ या चीज़ों की मालूमात हासिल करने के लिए मतन पर तेज़ी से नज़र डालना। यानी कहने का मतलब ये है कि मतन पर तेज़ी से नज़र डालना खास पढ़ते पढ़ते, तो ये इसका बिल्कुल भी सही नहीं होगा। नंबर 2, मतन का मुताला करके उसमें से सही मालूमात लिखना, कि भाई मतन का मुताला करने के लिए हम सरासरी नज़र डालते हैं, तो ये भी गलत है। पढ़ते वक्त नज़रियात या मालूमात को सही नज़र से देखना, तो ये भी गलत। इसका सही आंसर होगा 4 कि आम मवाद, नज़रियात या खुलासा असल मतलब जानने के लिए जल्दी जल्दी मतन को देखना। सरासरी मुताले का मतलब ये होता है कि हम जल्दी जल्दी उसको देखें और जो हमको ज़रूरी लगता है वो हम उसमें देखें। नंबर 102, मतनी पेवस्तगी ज़ाहिर करती है, यानी मतनों को जोड़ने के लिए जो जोड़ होती है उसकी वो क्या ज़ाहिर करती है। तो नंबर 1, किसी पैराग्राफ में दलील के साथ मालूमात पेश करना, यानी दलील देना कि भाई दलील क्या है, तो दलील कोई ज़रूरत नहीं है दलील देने की, उससे मतनी पेवस्तगी ज़ाहिर नहीं होगी। एक मुसलसल लंबे मतन में मुख्तलिफ़ मालूमात को लिखना, तो ये भी नहीं होगा। पैराग्राफ के जुमलों में मुतालिक पैदा करने के लिए ज़मीर, हुर्फ़े अतफ़, हुर्फ़े रब्त या मुतरादिफ़ अल्फाज का इस्तेमाल करना, यही इसका सही जवाब होगा। क्योंकि पेवस्तगी यानी जोड़ना, और जोड़ने के लिए हुर्फ़े अतफ़, रफ्त, ज़मीर, मुतरादिफ़ अल्फाज का इस्तेमाल होता है। 103 यानी 13,
मुस्तनद हिमायत ध्यान देना हवाला है। ध्यान देने का मतलब क्या है? नंबर 1, जब तक अपनी बात ख़त्म नहीं करता उस वक्त तक उसकी सुनना ज़रूरी है। यानी कोई जब अपनी बात ख़त्म नहीं करता तब तक उसकी बात सुनना ज़रूरी है, तो ये बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि ये कोई ध्यान देने का बात नहीं है। नंबर 2, कही हुई बातें या रिकॉर्ड की गई बातों किसी बहस या मरासिल पर तवज्जो देना, तो ये भी ध्यान देना नहीं है। एक टीचर की तकरीर जो आधी लिखी हुई है और आधी सुनाई गई बात को सुनना, किसी बहस या तकरीर की तरफ तवज्जो मरकूज़ करना, तो ये भी नहीं होगा। और नंबर 4 है, किसी अमल के लिए ज़रूरी है कि हम अहमियत को गौर से सुने। गौर से सुनना ही ज़रूरी है। ध्यान देने का मतलब किसी अमल में जो ज़रूरी लगता है उसे हम बगौर सुने। नंबर 104, तसनीफ़ को तकरीर से कौन सी चीज़ें मुख्तलिफ़ करती है? यानी तसनीफ़ है और एक तकरीर है, तकरीर यानी जो बयान होता है वैसे, उसको कौन सी चीज़ अलग करती है, जिसमें अव्वल नंबर क्या है? तो ज़्यादा तेज़ रफ्तारी सरगर्मियाँ, तो बिल्कुल नहीं। बहुत ज़्यादा ग्रामर का इस्तेमाल ना होना, ये भी नहीं। उमूमन वज़ाहती इख्तिताम, ये भी नहीं। अल्फाज की भरमार या तकरार की कमी, ये ऐसा लफ्ज़ है जो तसनीफ़ को तकरीर से अलग करता है। यानी अल्फाज की भरमार या तकरार की कमी होती है तो तसनीफ़ तकरीर से अलग हो जाती है। नंबर 105, उर्दू ज़बान की क्लास में तकरीर के अमल और रद्द-ए-अमल के लिए ज़रूरी है। अमल और रद्द-ए-अमल, उर्दू ज़बान अगर हम सीख रहे हैं क्लास में, तो तकरीर बयान करने के लिए अमल और रद्द-ए-अमल के लिए क्या ज़रूरी है? तो उर्दू ज़बान की क्लास में तबादला ख़याल कराना। इसमें नंबर 1, सुनने वालों के जवाब के मुताबिक तकरीर करने का तरीका इख्तियार करना। जो सुनने वाला है, यही पहला ही जवाब इसका सही है, सुनने वाले के जवाब के तकरीर करने का तरीका इख्तियार करना, यानी सुनने वाले के जो जवाब के मुताबिक तकरीर का इख्तियार करना। बाकी इसके सब गलत है। देखो देख लेते हैं, किसी के रिज़ल्ट के बारे में मालूमात बयान करना, तो ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा। एक मुकालमा जो रस्मी तकरीर और ख़ुद कलामी का मुज़्ज़ात हो, ये भी नहीं होगा। उसके बाद ज़बान का बरिस्ता इस्तेमाल करना, तो ये भी नहीं होगा। अब आता है हिदायत, मतलब शेर को इक़्तिबास को पढ़ना है और इसमें से जवाब देना है। सवाल नंबर 106 से 111। तो देखो, मैं इसको पढ़ता नहीं हूँ, सीधे सवाल पढ़ता हूँ और आपको जवाब बताते चलता हूँ। नंबर 106, बागों में बुलबुल का क्या काम है? तो बागों में बुलबुल का काम है चहकना। देखो देख सकते हैं हम, बागों में बुलबुल का काम है चहकना, यहाँ पे दिया हुआ है तीसरी लाइन में। उसी के साथ नंबर 107, हर सिमत का मतलब हर सिमत, एक सिमत का मतलब होता है, हर सिमत का मतलब हर तरफ। शायर गंगा जमुना को क्या कहा है? तो दो बहनें कहा है। देख सकते हैं हम, दो बहनें, यहाँ पे लिखा हुआ है गंगा जमुना दो है बहनें, यहाँ पे देख सकते हैं हम दो बहनें। शेर मुकम्मल कीजिए, फूलों का हर सिमत महकना, यहाँ पे देख सकते हैं हम फूलों का हर सिमत महकना, तो कलियों का हर रोज़ चहकना, तो इसका जवाब 4 सही रहेगा। उसी के साथ शायर का देश कैसा है? तो इसमें 2 जवाब आपको सही लगेंगे, सबसे अच्छा भी हो सकता है, सबसे अहम भी हो सकता है। उसके साथ मिसरे लगाकर बंद मुकम्मल कीजिए, वो उनको उठला कर चलना, दुनिया में नहीं सानी उनका। तो यहाँ पे क्या बताया है भाई? वो उनका इटला कर चलना। यहाँ पे देखो देख सकते हैं हम, वो उनका उठला कर चलना, दुनिया में नहीं है सानी उनका। तो जाहिर सी बात है पहली लाइन और तीसरी लाइन आनी चाहिए। तो क्या आएगा कि कैसा है, कैसे अच्छे अच्छे दरिया दो बहनें हैं गंगा जमुना। तो देख सकते हैं कैसे अच्छे अच्छे दरिया दो गंगा है बहनें जमुना। उसके बाद पैराग्राफ पढ़ना है, पैराग्राफ ना पढ़ते हुए मैं सीधे जवाब बताते चलूँगा। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ के लोग किसी मज़हब के पैरोकार ज़्यादा है, तो एक ईसाई मज़हब के पैरोकार ज़्यादा है। शिलांग शहर का नाम रखा गया है, तो शिलांग शहर का नाम यहाँ के देवताओं पर रखा गया है, 113 का 3। उसके बाद 114 का, यहाँ की पसंदीदा खेल है, यहाँ के पसंदीदा खेल है नंबर 2 क्रिकेट, पोलो और गोल्फ। नंबर 115, वर्ल्ड लेक नाम की झील किससे मुशाबा है, यानी किससे तशबीह दी गई है, यानी किससे जुड़ी हुई है? तो ये है घोड़े की नाल से। ये पैराग्राफ में बताया हुआ है, आप देख सकते हो। 116, यहाँ पर विरासत का हक किसको है? यहाँ पे विरासत का हक जो दिया गया है वो है औरत को, यहाँ पे औरत को विरासत का हक दिया गया है। नंबर 117, जायदाद औरत के मरने के बाद लड़कियों में से किस लड़की को दी जाती है? तो ये दी जाती है सबसे छोटी लड़की को दी जाती है। नंबर 118, बाजू में औरतें क्या काम करती है?
तो 118 का जवाब है 1। खरीदारी और फरोख्त का काम करती है, हाँ। उसके बाद 119, शादी के बाद शौहर कहाँ रहता है? तो शादी के बाद शौहर इनकी जमात में बीवी के घर पर रहता है। नंबर 120, यहाँ पर कौन सी कहावत आम है? तो यहाँ पर कौम औरत से ही पैदा हुई है, ये कहावत एकदम आम है।